हेलो फ्रेंड्स, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं PYQs की सीरीज़ में 2023 का क्वेश्चन पेपर। तो 2023 का क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि धीरे धीरे पढ़ा जाता है। मतलब मैं नॉर्मली धीरे धीरे पढ़ती हूँ, तो अगर आपको थोड़ा स्पीड चाहिए तो आप 2x की स्पीड पर देखिए। और मैं वॉइस थोड़ी सी डाउन रखती हूँ इसलिए क्योंकि घर पे आवाज़ जाती है, तो आप इसको वॉइस को इंक्रीज़ करके देख लेना भाई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 2023 का पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन, धान्य घटक जो महासंघिकों के अधीन एक प्रमुख बोध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अवस्थित था? तो ये जो धान्य घटक था ये कहाँ पर अवस्थित था? ये क्या था? वैसे एक प्रमुख बोध केंद्र था, तो ये अवस्थित था भाई आंध्र में। कल आंध्र प्रदेश में 2024 में भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो आंध्र प्रदेश में जो प्रमुख बौद्ध केंद्र थे उनमें कौन कौन से थे? नागार्जुन कोंडा, राम तीर्थम और एक बाविकोंडा, ऐसे कुछ नाम थे। वापस से जाके उसको रिकॉल कर लेना और देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है। स्तूप की संकल्पना बौद्ध संकल्पना है। देखते हैं भाई। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार है। भाई ये अभी 2025 चल रहा है, इस दौरान अभी जस्ट हुआ था RAS का एग्ज़ाम, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था, डिट्टो कॉपी आई थी। अब देखते हैं, बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित स्मारक संरचना होती है। भाई डेफिनेटली स्मारक संरचना तो होती है। और अवशेषों का निक्षेपागार होता है। हाँ भाई डेफिनेटली अवशेषों का निक्षेपागार भी होता है। क्यों? क्योंकि जो स्तूप बने हुए थे उन स्तूप के अंदर जो इंसान मर जाता था उनकी क्या अस्थियाँ रखी जाती थी। ठीक है, स्तूप संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है। भाई ये माना जाता है कि सबसे ज़्यादा स्तूप डेवलप उसी टाइम में हुए, लेकिन स्तूप की संकल्पना बौद्ध संकल्पना नहीं थी। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही हैं और फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। तो अपने यहाँ पर कितने स्टेटमेंट सही हैं? केवल 2। चलो आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में, इसकी थ्योरी पढ़ते हैं थोड़ी सी। स्तूप का प्रारंभिक उल्लेख किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। स्तूप का निर्माण मृतक की चिता के ऊपर मृतक की चुनी हुई अस्थियों को रखने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? मृतक की अस्थियों को रखने के लिए। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी अस्थि अवशेषों पर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। जो महात्मा बुद्ध थे, ये इनकी जब डेथ हुई थी तो इनकी अस्थियों को 8 पार्ट्स में डिवाइड करके और उन पे 8 स्तूप निर्माण किए गए। बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित और स्मारक संरचना होती थी। तो ये स्टेटमेंट तीनों के तीनों हो गए भाई क्लियर। बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकई, पुमपोहार और मुचीरी किस रूप में सुविख्यात थे? भाई प्राचीन दक्षिण भारत में कोरकई, पुमपोहार और मुचीरी ये क्या चीज़ थी? तो भाई ये उस टाइम थे पोर्ट्स। ठीक है, तो ये थे बंदरगाह या पतन थे। तो इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में अपन स्टडी कर लेते हैं। संगमकालीन बंदरगाह पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर बंदरगाह अधिक थे। तो संगमकालीन जब काल था तो इसमें ये जो पश्चिमी तट था यहाँ पर बंदरगाह अधिक थे और पूर्वी तट पर क्या थे? बंदरगाह कम थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चेर राज्य के प्रमुख बंदरगाह सभी पश्चिम में थे। चेर राज्य के सारे कहाँ पर थे? पश्चिम में थे। नाम क्या क्या था उनका? नोरा, तोंडी, मुचीरी, कोडुमणम, बंदर, वांजी, करोरा, ये सारे के सारे क्या थे? चेर राज्य के प्रमुख बंदरगाह, जो सारे कहाँ पर थे? पश्चिम में थे। अब नेक्स्ट है पांड्या राज्य के बंदरगाह सालियर, कोरकई या कोलचई ये कहाँ पर थे? पूर्वी तट पर। और नेलसिंडा ये था भाई पश्चिमी तट पर। तो भाई इतनी बात हुई क्लियर। क्या बात करी अपन ने? चेर राज्य के जो प्रमुख बंदरगाह थे वो तो सारे किस में थे? पश्चिम में थे। नाम क्या थे? नोरा, तोंडई, मुचीरी, कोडुमणम, बंदर, वांजी और करोरा। और पांड्या राज्य के बंदरगाह कौन से थे? सालियर
और कोरकई, ये तो थे पूर्वी तट पर, और पश्चिमी तट पर क्या था भाई, नेलसिंडा। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, चोर राज्य के बंदरगाह सभी पूर्वी तट पर थे। जैसे चेर सारे पश्चिम में, तो चोल सारे किस में थे, पूर्वी में। और ये कौन कौन से थे, पुहार जिसे कावेरी पत्तनम भी कहते हैं, उरैयूर, पोडुका, पोडुका जिसे बोलते हैं अरिकमेडु। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। संगम युग का महत्वपूर्ण बंदरगाह पुहार या पुमपुहार था। ठीक है, संगम काल में जो भी बंदरगाह था उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा था भाई, वो था पुमपुहार या पुहार। अब अरिका मेडु क्या था, अरिका मेडु स्थल जीजी या अरियन कुपे नदी तट पर था। ठीक है, और नीलकंठ शास्त्री ने इसे रोमन बस्ती कहा है। यहाँ से रोमन बस्ती, एम्फोरा, जार, मनके, कारखाने, रोमन द्वीप के टेक्डोमन सम्राट अंगस्टस वेटिवेरियस की मुहरें एवं सबसे बड़ा ये माल गोदाम मिला है। तो अरिका मेडु किस नदी के पास है, जीजी या अरियन कुपेन नदी के तट पर था। और नीलकंठ शास्त्री थे, इन्होंने इसे क्या बोला, रोमन बस्ती। वैसे ये क्या था, एक सबसे बड़ा माल गोदाम था, और यहाँ से इन सब की क्या मिली हैं, मुहरें मिली हैं। तो क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे शिफ्ट करते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम कविताओं में यथावर्णित वटकिरुतल की प्रथा को स्पष्ट करता है। तो अभी वही वटकिरुतल की प्रथा थी क्या, तो वटकिरुतल की प्रथा, ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है राजाओं द्वारा महिला अंगरक्षिकाओं को नियुक्त करना। महिला अंगरक्षिकाओं को नियुक्त करना ये तो नहीं था। राज दरबारों में विद्वानों का धर्म और दर्शन से जुड़े विषयों पर विचार विमर्श करने हेतु एकत्र होना। ठीक है भाई। किशोरियों द्वारा कृषि क्षेत्रों की निगरानी करना और चिड़ियों तथा पशुओं को भगाना, ये तो आजकल भी किया जाता है बेसिकली खेतों में, हमने तो किया है भाई। फिर नेक्स्ट है युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर अनुष्ठानिक मृत्यु वरण करना। तो भाई इसका आंसर है युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर अनुष्ठानिक मृत्यु वरण करना। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में और पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें तो चारों ऑप्शंस का ज्ञान दिया जाता है ना इस बुक में, तो कितने अच्छे से बनाई है सर ने। पदिम गलीर, ये थी महिला अंगरक्षिका जो राजा की रक्षा करती थी, जिन्हें क्या बोलता था, पदिम गलीर बोला था। संगमकालीन शब्दावली हैं कुछ। अरसर शासक वर्ग को बोला जाता था, अंडनार ब्राह्मण को, वैनिगर वणिक को, वेलाल धनी किसान, मारिया युद्ध में शौर्य प्रदर्शित करने वाले वीर, वीरकाल युद्ध में मरे हुए सैनिकों की स्मृति में पाषाण मूर्ति। फिर आता था एनआरडी। एनआरडी कौन थे भाई, एनआरडी थे सैनिक ऐसे कुछ थे, देखते हैं। एनआरडी था सेना का सेनापति, कैडेशियर था निर्धन मजदूर, और अवर्णम क्या होता था, बाजार, कैरकई भूमिकर, अयाबोल घुमक्कड़ व्यापारी। तो ये सारे कुछ वर्ड्स आए थे जिनको 5-10 बार अगर अपन पढ़ेंगे तो अपन को शायद ये अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट करते हैं। निम्नलिखित साम्राज्यों पर विचार कीजिए। होयसल, गहड़वाल, काकतीय और यादव, ये 4 दिए हैं। तो इनमें अपन को देखना है कि उपयुक्त में से कितने साम्राज्यों ने अपने राज आध 8वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित किए, मतलब 8वीं शताब्दी से पहले स्थापित किए। तो भाई इन चारों में से किसी की औकात नहीं थी कि 8वीं शताब्दी से पहले यहाँ पर आए हों, तो किसी ने नहीं किया। अब इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। 8वीं शताब्दी ईस्वी मतलब 700 से 800 ईस्वी। फर्स्ट आता है होयसल साम्राज्य। होयसल साम्राज्य आया था 10वीं से 14वीं शताब्दी के बीच। कर्नाटक के अधिकांश हिस्सों पर शासन किया था। होयसल की राजधानी प्रारंभ में वेलूर थी, लेकिन बाद में हेलेबिडू में स्थानांतरित कर दिया गया। संस्थापक क्या था, नरपकाम द्वितीय था। तो होयसल साम्राज्य में क्या पढ़ा अपन ने, 10वीं से 14वीं शताब्दी के बीच कर्नाटक के अधिकांश हिस्सों पर शासन किया था। नेक्स्ट, होयसल की राजधानी प्रारंभ में क्या थी, वेलूर, लेकिन बाद में हेलेबिदू थी। ठीक है, संस्थापक कौन था, नृपकाम द्वितीय था। 1310 ईस्वी में मलिक काफूर ने होयसल राज्य पर आक्रमण किया और वीर
वीर बलाल तृतीय ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार की थी। ठीक है, वीर बलाल द्वितीय ने, इसमें ये जो होयसल साम्राज्य का था, उसने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार की थी। नेक्स्ट आते हैं गहड़वाल। गहड़वाल कौन थे? प्रतिहारों के पतन के बाद चंद्रदेव ने 1080 से 1085 ईस्वी के मध्य कन्नौज और बनारस में गहड़वाल वंश की नींव रखी। किसने रखी भाई? किसने रखी नींव? तो नींव रखने वाले थे चंद्रदेव। और कहाँ पर रखी इन्होंने? कन्नौज और बनारस में। इनकी राजधानी क्या थी भाई? इनकी राजधानी थी कन्नौज। ठीक है, क्लियर। गोविंद चंद्र 1114 से 1155 ईस्वी में, गोविंद चंद्र इस वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक रहा था। गोविंद चंद्र का शांति एवं युद्ध मंत्री लक्ष्मीधर था। गोविंद चंद्र का शांति और युद्ध मंत्री कौन था? लक्ष्मीधर, जो कि एक प्रकांड विद्वान था। इसने कृत्य कल्पतरु या कल्पद्रुम नामक ग्रंथ की रचना की थी और यह कानून व नियमों की एक पुस्तक है। ठीक है, तो ये बात हुई क्लियर। थोड़ा ध्यान रखना कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शासक कौन था? गोविंद चंद्र था। और गोविंद चंद्र का शांति और युद्ध मंत्री कौन था? लक्ष्मीधर। और लक्ष्मीधर ने कौन सी बुक की रचना करी? कृत्य कल्पतरु या कल्पद्रुम ग्रंथ की रचना करी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसी गहड़वाल वंश के अंदर ही। अब एक शासक आए जयचंद, जो किसमें थे? 1170 से और 1194 तक। इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था, सबसे अंतिम और शक्तिशाली शासक था। इसकी पुत्री का विवाह संयोगिता से हुआ। इसकी पुत्री संयोगिता का विवाह पृथ्वीराज तृतीय से हुआ था। इस पर मूवी भी बनी हुई है। तो संयोगिता का अपहरण दिल्ली व अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय ने किया था। अपहरण कर लिया था और शादी कर ली थी। 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ और वो किसके बीच में हुआ? मोहम्मद गोरी द्वारा पराजित, मतलब जयचंद गढ़वाल और चंदावर का युद्ध हुआ। जयचंद गढ़वाल और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था शायद। चंदावर का युद्ध सर्च करना है यार, मैं कंफ्यूज हूँ कि जयचंद गढ़वाल और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था या पृथ्वीराज तृतीय या चंदावर के बीच में। आई थिंक पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था, क्योंकि जयचंद तो जाके हेल्प लिया था ना इससे, मोहम्मद गोरी से। तो ठीक है, वह मारा गया। जयचंद ने संस्कृत के प्रख्यात कवि श्रीहर्ष को संरक्षण प्रदान किया। जयचंद ने संस्कृत के प्रख्यात कवि श्रीहर्ष को संरक्षण प्रदान किया। उन्होंने नैषध चरित और खंड खाद की रचना करी। ये पूरा का पूरा था भाई गहड़वाल वंश के बारे में। अब पढ़ते हैं अपन काकतीय वंश। काकतीय वंश किसमें आया? 12वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में वर्तमान भारत में अधिकांशतः पूर्वी दक्कन क्षेत्र नीचे का क्षेत्र है। आज के अधिकांशतः तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पूर्वी कर्नाटक, उत्तरी तमिलनाडु, दक्षिणी ओडिशा के कुछ हिस्से शामिल थे। इनकी राजधानी क्या थी? ओरुगल्लू या वारंगल थी। प्रारंभिक काकतीय शासकों ने राष्ट्रकूटों और पश्चिमी चालुक्यों के लिए सामंतों के रूप में कार्य किया था। उन्होंने 1163 में प्रतापरुद्र प्रथम के तहत संप्रभुता ग्रहण करी। अन्य प्रसिद्ध शासक गणपति देव, उसकी पुत्री रुद्रमा देवी थे। मार्को पोलो ने रुद्रमा देवी के शासनकाल में यहाँ यात्रा की थी। 1308 ईस्वी में मलिक काफूर ने वारंगल के काकतीय शासक प्रतापरुद्र देव द्वितीय को पराजित किया। प्रतापरुद्र देव ने काफूर को कोहिनूर का हीरा दिया। तो भाई ये थोड़ा सा इसके बारे में पूरा पढ़ लेना। काकतीय वंश 12वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में भारत में दक्कन क्षेत्र में शासन किया था। और आज का टाइम में वो क्षेत्र कौन सा है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पूर्वी कर्नाटक, उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिणी उड़ीसा का हिस्सा था। उनकी राजधानी क्या थी? ओरुगल्लू या वारंगल थी। प्रारंभ में ये जो काकतीय शासक थे वो पहले क्या थे? राष्ट्रकूटों और पश्चिमी चालुक्यों के सामंत थे। और उन्होंने 1163 में प्रतापरुद्र प्रथम के तहत संप्रभुता ग्रहण की थी। और मार्को पोलो रुद्रमा देवी के शासनकाल में यहाँ पर यात्रा करी थी। और मलिक काफूर ने वारंगल के काकतीय शासक प्रतापरुद्र देव को पराजित कर दिया था। प्रतापरुद्र देव ने मलिक काफूर को कोहिनूर का हीरा दिया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं देवगिरी के यादव।
भाई देवगिरी के यादव आए थे 850 से 1334 ईस्वी में। ये भारत का एक राजवंश था जिसने अपने चरमोत्कर्ष काल में तुंगभद्रा से नर्मदा नदी तक के भूभाग पर शासन किया। अलाउद्दीन ने 1313 ईस्वी में देवगिरी पर आक्रमण किया तथा रामचंद्र देव के पुत्र शंकर देव या सिंगल देव को परास्त कर मार डाला था। तो ये क्लियर हुआ, सारे के सारे वंश आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखते हैं, बिल्हण 11वीं शताब्दी के कश्मीरी कवि थे। बिल्हण को उनकी प्रेम कविता चोर पंचासिका, बिल्हण ने क्या लिखी, चोर पंचासिका, अन्य पुस्तक विक्रमांक देवचरित और कर्णसुंदी नाटिका हैं इसके अन्य पुस्तक। विक्रमादित्य षष्ठम ने, जिनका शासनकाल कितना रहा है, 1076 से 1126 तक, कल्याणी के चालुक्य वंश का महानतम शासक था। उसकी राज्यसभा में विक्रमांक देवचरित की रचयिता बिल्हण और मिताक्षरा के रचयिता विज्ञानेश्वर रहते थे। बिल्हण क्या थे, एक राजकवि थे। 1076 में उन्होंने 1076 ईस्वी में अपने राज्यारोहण के समय विक्रमादित्य षष्ठम ने चालुक्य विक्रम संवत चलाया था। अब ये तो बात थी, अब ये तो है ना, पूरी की पूरी बात हो गई बिल्हण के बारे में। तो इसमें तो कहीं नहीं लिख रखा कि इन्होंने, ये कौन सी बुक आई थी, देवचरित आई थी ना, कौन सी थी, हाँ देवचंद्र गुप्तम, तो ये तो इन्होंने नहीं लिखी। चलो आगे बढ़ते हैं। हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य जैन विद्वान नैनचंद्र सूरी द्वारा लिखित 15वीं शताब्दी की भारतीय संस्कृत महाकाव्य की कविता है। यह 13वीं शताब्दी के चहमान राजा हमीर की एक जीवनी है। तो हमीर महाकाव्य किसने लिखी, नैनचंद्र सूरी ने। और किसके बारे में है, ये चौहान राजा हमीर की कहानी है। सोमदेव सूरी ने यश तिलक, चंपू व नीति वाक्यामृत नामक ग्रंथों की रचना करी। तो ये तो क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आता है विशाख दत्त, संस्कृत विशाख दत्त एक संस्कृत कवि और नाटककार थे। लिखित रचनाएं मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। तो देवी चंद्रगुप्तम किसने लिखी है, विशाखा दत्त ने लिखी है। तो विशाख दत्त की एक मुद्रा राक्षस, जो कि क्या है, नायिका विहीन नाट्य रचना है। मौर्य राजवंश से संबंधित इसमें जानकारी मिलती है। क्लियर, आगे बढ़े अपन। अब नेक्स्ट आती है देवी चंद्रगुप्तम में गुप्त वंश की शासक रामगुप्त की कथा का वर्णन है। ठीक है, देवी चंद्रगुप्तम किसने लिखी, विशाख दत्त ने लिखी। और इसमें क्या है, रामगुप्त की कथा है जो गुप्त वंश के शासक रहे हैं। नेक्स्ट है मिलिंद पन्हो या मिलिंद प्रश्न, जो नागसेन द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है, मिलिंद पन्हो नागसेन द्वारा रचित है। इसमें यवन राजा मिनांडर और बौद्ध भिक्षुक नागसेन के बीच दार्शनिक वार्तालाप का वर्णन है। इसमें सर्ग है 7। ठीक है, नागार्जुन 150 से 250 सी मतलब ईसा पूर्व भारत के एक महायान बौद्ध विचारक, संत और दार्शनिक थे। नागार्जुन की किताबें माध्यमिक कारिका, युक्ति षष्टिका, शून्यता सप्तति, सत्सहस्त्रिता, विग्रह व्यावर्तनी, ये सारे के सारे क्या थे, नागार्जुन की किताबें थी। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो वो है, आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं है, बल्कि शिलाओं, प्रवाहित जलधाराओं और अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की भी है, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते हैं। उपयुक्त कथन प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस एक धार्मिक संप्रदाय के एक मूलभूत विश्वास को प्रतिबिंबित करता है। तो भाई अपन को इतना पता है, ये सारी चीज़ें कौन मानता है, ये जैन धर्म में मानता है। तो ये एक जैन परंपरा से कोरिलेट करता है। ठीक है, इसकी थ्योरी दी हुई है क्या, हाँ नहीं दी हुई है। चलो आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य के इनमें से किस एक शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध निर्मित कराया और नदी से राजधानी नगर तक कई किलोमीटर लंबी एक नहर और कुल्या का निर्माण करवाया। तो अब ये किसने कराया भाई, तो विजयनगर से रिलेटेड तो आप डायरेक्ट लगा दोगे, देवराय प्रथम विजयनगरी, ये कृष्ण देवराय वगैरह इनके नाम आते हैं। तो देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर विशाल बांध का निर्माण करवाया। थोड़ी इनके बारे में थ्योरी पढ़ लेते हैं।
तो थ्योरी पढ़ते हैं अपन इसके बारे में। तो देवराय प्रथम, इनका शासनकाल कितना था? 1406 से 1422 में, है ना। इनका राज्यारोहण होते ही तुंगभद्रा, दोआब, रायचूर को लेकर बहमनी शासक फिरोज से इनका युद्ध हो गया। इस युद्ध को सोनार की बेटी का युद्ध कहा जाता है। तो सोनार की बेटी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? देवराय फर्स्ट और बहमनी शासक फिरोज के मध्य हुआ था। और कहाँ पर हुआ? तुंगभद्रा, दोआब, रायचूर। देवराय प्रथम में तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर विजयनगर तक नहरें बनवाई। उसने हरिद्रा नदी पर भी बांध बनवाया। देवराय प्रथम के दरबार में हरविलास का रचनाकार व प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ रहता था। देवराय प्रथम के राज दरबार में कौन था? हरविलासम का रचनाकार प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ रहता था। प्रथम इतावली यात्री निकोलस कॉन्टी 1420 में देवराय प्रथम के समय विजयनगर आया। मल्लिकार्जुन कौन थे भाई? ये 1446 से इनका शासन रहा 1465 तक। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। चीनी यात्री माहुआन 1451 ईस्वी में मल्लिकार्जुन के समय आया था। ठीक है, क्लियर? आ गई बात समझ में? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। देवराय प्रथम, इन्होंने युद्ध लड़ा। सोनार की बेटी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ भाई? देवराय और फिरोज के बीच में। कहाँ पर हुआ? ये हुआ तुंगभद्रा के रायचूर दोआब के बीच में, है ना। फिर उसके बाद हरिद्रा नदी पर भी इन्होंने बांध बनवाया। तुंगभद्रा पे तो बनवा ही दिया। और इसके दरबार में श्रीनाथ जी थे जो हरविलासम के रचनाकार थे। इतावली यात्री आए थे कौन से? निकोलस कॉन्टी कब आए थे? 1420 में आए थे। फिर आता है मल्लिकार्जुन, उसका शासनकाल 1446 से 1465 तक। और मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। चीनी यात्री माहुआन 1451 में मल्लिकार्जुन की विजय के समय विजयनगर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट करते हैं अपन। अरे भाई ये तो काफ़ी बड़ा है। नेक्स्ट है, मध्यकालीन गुजरात के इनमें से किस एक शासक ने दीव को पुर्तगालियों के सब सुपुर्द कर दिया? तो मध्यकालीन गुजरात का एक शासक है कोई भी जो कि दीव को पुर्तगालियों को सुपुर्द कर देता है, तो वो है भाई बहादुर शाह। बहादुर शाह ने क्या कर दिया? इतना बहादुर काम किया कि पुर्तगालियों को दीव ही दे दिया। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में। बहादुर शाह का शासनकाल कब था? 1526 से 1537 तक। इसके काल में गुजरात की शक्ति क्या थी? चरम पर पहुंच गई। उसने 1531 में मालवा को गुजरात में मिला दिया। बहादुर शाह ने 1531 में तुर्की सेना की सहायता से पुर्तगालियों की नौसेना को दीव में पराजित कर दिया। 1535 में वायसराय नूनो दे कुन्हा ने पुर्तगाल द्वारा बंदरगाह के उपयोग के लिए गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के साथ एक संधि की। तो फिर आई ये बात समझ में? इतनी तो बात आ गई होगी समझ में। नेक्स्ट बढ़ता है। बहादुर शाह की हत्या 1537 में पुर्तगालियों ने धोखे से उस समय कर दी जब वह पुर्तगाली जहाज पर संधि के लिए गया। वहाँ झगड़ा हो गया, वह बहादुर शाह पानी में कूद गया या फेंक दिया गया, जिससे वह समुद्र में डूबकर मर गया। नेक्स्ट आता है अहमद शाह प्रथम, जिसका शासन काल कितना था भाई? 1411 से 1442। 1413 ईस्वी में अहमदाबाद नगर की स्थापना करी इन्होंने और अपनी राजधानी इन्होंने अहमदाबाद को बनाया। अहमदाबाद में जामा मस्जिद और 3 दरवाजे का निर्माण भी इन्होंने करवाया। नेक्स्ट एक शासक और दिया हुआ है महमूद बेगड़ा। महमूद बेगड़ा का शासनकाल कितने टाइम में था? 1458 से 1511। और इसे गिरनार व चंपानेर को जीतने के कारण बेगड़ा भी कहा जाता है। महमूद बेगड़ा ने क्या क्या जीता? गिरनार और चंपानेर। राजविनोद नामक बेगड़ा की आत्मकथा भी उदयराज ने संस्कृत में लिखी। 1508 में बेगड़ा ने मिस्र के सुल्तान की मदद से चोल के निकट नौसेना युद्ध में पुर्तगालियों को पराजित किया, किंतु पुर्तगालियों को दीव में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति भी महमूद बेगड़ा ने दे दी थी। क्लियर? आ गई बात समझ में? इसी में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि अब थोड़ा ही बचा है, 2-3 क्वेश्चन बचे हैं। चलो पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक एक्ट द्वारा बंगाल की गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित कर दिया गया? तो भाई एक ना एक एक्ट डेफिनेटली पूछा ही जाता है, तो भाई रट लेना, कोई इंपॉर्टेंट देख लेना। 1833 का एक्ट है, इसके अकॉर्डिंग बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर बना दिया। तो पढ़ते हैं 1833 का एक्ट क्या था भाई? 1833 का एक्ट, इस एक्ट द्वारा कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त हो गया।
अब भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। चीन के साथ व्यापार, भारत में चाय के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अंग्रेजों को बिना लाइसेंस भारत आने जाने, बसने और व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान करी गई और इस अधिनियम द्वारा भारतीय प्रशासन का केंद्रीयकरण किया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर पद नाम से जाना जाने लगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। अब ठीक है, इतनी बात तो आ गई होगी समझ में कि इन्होंने एकाधिकार समाप्त कर दिया, व्यापारिक एकाधिकार तो समाप्त कर दिया और राजनीतिक कार्य ही सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया और लाइसेंस था कि कभी भी कहीं भी मतलब अंग्रेजों को बिना लाइसेंस भारत आने जाने का, बसने का, व्यापार करने की स्वतंत्रता दे दी और इन्होंने भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण कर दिया। बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर बन गया और प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों की संख्या पुनः 4 कर दी गई। चौथे सदस्य को विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया। लॉर्ड मैकाले गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम विधि सदस्य बना। वह गवर्नर जनरल की परिषद की बैठकों में विशेष आमंत्रण से उपस्थित होता था। उसे मताधिकार प्रदान नहीं किया गया। इस प्रकार पहली बार केंद्रीय सरकार के वैधानिक और प्रशासनिक कार्यों में अंतर किया गया। ठीक है, क्लियर। अब आगे चलते हैं। भारत में कानूनों के वर्गीकरण के लिए विधि आयोग बनाया गया। कानूनों का वर्गीकरण के लिए विधि आयोग बनाया गया। गवर्नर जनरल को ही विधि आयुक्त नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। मैकाले की अध्यक्षता में 1835 में पहला विधि आयोग बना। इस एक्ट द्वारा भारत का कानूनी केंद्रीयकरण किया गया। बम्बई व मद्रास प्रेसिडेंसियों को कानून निर्माण के अधिकारों से वंचित कर दिया गया। केवल सपरिषद गवर्नर जनरल को ही भारत के कानून बनाने का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल द्वारा पारित सभी कानून अब अधिनियम कहे जाने लगे। इस एक्ट की 17वीं धारा द्वारा नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मापदंडों को निर्धारित किया गया। वह नियुक्तियों में भारतीयों के साथ धर्म और जाति, रंग के आधार पर भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। इस एक्ट द्वारा भारत में दासता को अवैध घोषित कर दिया गया। तो ये पूरा का पूरा क्या था? 1833 का अधिनियम, जिसको आप अच्छे से पढ़ के जाना। पूरा एकदम अच्छे से सर ने एक्सप्लेन करवा दिया है और मैंने भी पढ़ दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री, A.H. लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट सेल, जेम्स बर्गेस और वॉल्टर इलियट किस गतिविधि से जुड़े थे? तो मुझे भाई इस क्वेश्चन में सिर्फ अलेक्जेंडर री के बारे में थोड़ा आइडिया था कि ये पुरातात्विक उत्खननकर्ता थे, तो उसी बेस पे इस क्वेश्चन को करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं। तो पुरातात्विक उत्खनन। अलेक्जेंडर री एक ब्रिटिश पुरातत्वविद थे जिन्होंने मुख्य रूप से दक्षिण ब्रिटिश भारत, तमिलनाडु में पलवरम की पहाड़ियों में एक कब्र खोदने में काम किया था। ठीक है, अलेक्जेंडर री के बारे में इतना सा ही दिया हुआ है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सर वॉल्टर इलियट। औपनिवेशिक भारत में एक ब्रिटिश सिविल सेवक थे। 1845 में उन्होंने अमरावती स्तूप से महत्वपूर्ण मूर्तियों की खुदाई और संग्रह किया था। नेक्स्ट आता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम ने करी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसने करी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने के नेतृत्व में 1861 में की गई। कनिंघम इसके प्रथम महानिदेशक थे। कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जन्मदाता कहा जाता है। 1902 ईस्वी में जॉन मार्शल के द्वारा इनका पुनर्गठन किया। तो ये सारे के सारे ये 2-4 पुरातत्व वेदा थे जिनके बारे में आपने पढ़ा। दोबारा आप रीडिंग लगा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो स्थल है और उस किसके लिए जाना जाता है वो देखना है। तो बेसनगर शैव गुफा मंदिर, भाजा बौद्ध गुफा मंदिर, सीतनवासल जैन गुफा मंदिर। तो भाई मेरे को इसमें थोड़ा मैंने पढ़ा हुआ है, तो शीतलवासल जैन सीतनवासल ये थोड़ा पढ़ा हुआ है, तो थर्ड सही है। तो थर्ड सही है, तो इसके बेस पे नहीं निकाला जा सकता, तो इसको भाई आना ज़रूरी है। तो इसमें 2 सही हैं। अब कौन से सही हैं वो देखना पड़ेगा। तो बेसनगर के बारे में आप जब पहले के क्वेश्चंस पढ़ोगे, जैसे 2024 का पेपर आपने कर लिया, आज 2023 का कर रहे हो, इससे पहले के करोगे तो उसमें आपको इसकी प्रॉपर डेफिनेशन, व्याख्या, डिस्क्रिप्शन पूरा मिलेगा, तो वहाँ पर देखेंगे। अब पढ़ते हैं अपन भाजा के बारे में।
तो भाजा क्या है? भाजा गुफाएं दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान निर्मित 22 रॉक कट गुफाओं का एक समूह है। इस गुफा को भाजा गुफाओं के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र के लोनावाला के पास पुणे जिले में स्थित है। गुफाएं महाराष्ट्र में हीनयान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित हैं, अतः युग्म 2 सही है। नेक्स्ट है सीतनवासल गुफा, अरीवर कोइल, तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिले के सीतनवासल गांव में दूसरी शताब्दी का तमिल श्रवण परिसर है। सीतनवासल नाम का प्रयोग उस टोले या पहाड़ी के लिए किया जाता था जिसमें अरीवर कोविल यानी अरिहत जैन मंदिर हैं, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की। तमिलनाडु का एकमात्र स्थान है जहां कोई पांड्या चित्रों को देख सकता है। तो सीतनवासल तो पूरा आपको पता ही चल गया कि जैन मंदिरों से रिलेटेड है। नेक्स्ट भाजा गुफाओं के बारे में पता चल गया कि ये क्या है, बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया है। कथन सेकंड है 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया। तो भाई 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, डेफिनेटली फिक्स है, और ये हुआ भी था 7 अगस्त को ही। लेकिन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया, तो ये घोषित किया गया था पता नहीं यार कब, लगभग 2015 से तो मनाने लगे हैं। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो कथन 1 व 2 दोनों सही हैं। वैसे 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित भी किया गया है और 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ है। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में एक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा बहिष्कार प्रस्ताव लाया गया। ठीक है। भारत के हथकरघा उद्योग ने स्वदेशी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वदेशी आंदोलन की याद में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में चुना गया। पहला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2015 में चेन्नई में मनाया गया। ठीक है। और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ। उस दिन बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। तो ये पूरा का पूरा था अपना 2023 का पेपर, जिसे अपन ने पूरा थ्योरेटिकली पढ़ लिया है। 1-2 बार और देख लेना है, वीडियो को देख लेना है, या फिर खुद से पढ़ लेना, या फिर आपको बता ही दिया गया है। ये बुक कहाँ मिलेगी? ये बुक है धर्मेंद्र जाखड़ जी सर द्वारा लिखी हुई है, या फिर उन्हीं द्वारा प्रमोटेड है। तो उनकी साइड से आप इस बुक को ले सकते हो, खुद से पढ़ सकते हो। आगे अगर आप मेरे साथ ऐसे ही पढ़ना चाहते हो तो कंटिन्यू। थैंक यू, बाय बाय।